हेलो एंड वेलकम टू जैमकैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हम पीवाईक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए और लास्ट 2 वीडियोज से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अभी तक जो टोटल वीडियोज हुई हैं, पहली जो आपका 25 वीडियोस थी उसमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कशन किया था। पहले 25 वीडियोस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो वीडियो नंबर 26 थी एंड 27 थी, इसमें हमने डिस्कस किया था स्टीरियो केमिस्ट्री के 2 पार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और स्टीरियो केमिस्ट्री को हमने 2 पार्ट्स में आपका कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आपने ये पहले वाले 27 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट, ये हमारी वीडियो नंबर 28 होगी और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एरोमेटिसिटी। देखिए, हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जून 2023 में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिसंबर 2023 में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, नवंबर 2022। तो लास्ट 3 जो एग्जाम हुए हैं, लास्ट 3 एग्जाम में यहां से लगातार क्वेश्चन आ रहा है एरोमेटिसिटी से। इजी टॉपिक होता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई भी नॉन स्टूडेंट इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसमें IIT जैम, CUET PG, CSIR नेट स्टेट, साथ के साथ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, इन सभी की जो तैयारी है, गेट की तैयारी है, या कोई भी PGT का एग्जाम है या टेट का एग्जाम है, उन सभी की तैयारी करवाई जाती है आपको पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे। पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप एंड वेबसाइट दोनों का लिंक मिल जाएगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो। स्टूडेंट, जो ये हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDFs कहाँ मिलेंगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर लेनी है। पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको जाना है फ्री स्टडी मटेरियल। फ्री स्टडी मटेरियल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, CSIR नेट PYQ सीरीज, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको ये सारी PDFs यहाँ पे शो हो जाएंगी, तो आप इन सभी PDFs को देख सकते हैं। आपको ऐप के ऊपर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सारी PDFs मिल जाएंगी। अगर आपको कोर्सेज में डेमो लेक्चर्स चाहिए, आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो किसी भी कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको व्यू डेमो का ऑप्शन दिखाई देगा और व्यू डेमो के बाद आपको वहां पे एक फोल्डर दिखाई देगा डेमो लेक्चर्स, वहां पे आप डेमो लेक्चर्स भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो फटाफट से अपनी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। स्टूडेंट, लास्ट जो वीडियो थी हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री की पार्ट 2, स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 2 में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर वहां पे रॉन्ग बताया था, तो पहले हम उन्हीं को करेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री के पार्ट 2 में मैंने 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको रॉन्ग बता दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन ये था आपका, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एट C3 एंड C4 इन डी राइबोज। वहां पे जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी वो आपका करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं थी डी राइबोज की। डी राइबोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये वाली स्ट्रक्चर आपको करेक्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OH आ गया, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे आपका CH2OH। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई थी वहां पे यहाँ पे H और H लिखा हुआ था, तो वो किसी और कंपाउंड की स्ट्रक्चर थी, डी राइबोज की स्ट्रक्चर नहीं थी। तो नेमिंग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड से, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। अब आपसे पूछा था कि कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 की आपको कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो देखिए, 3 में अगर हम बात करते हैं, ये हमारा 3 हो गया,
फर्स्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन को जाएगी। उसके बाद देखिए यहां कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, यहां पे भी कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, यहां पे कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहां पे C सिंगल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी ऊपर, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर, थर्ड प्रायोरिटी नीचे और फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी यहां पे हॉरिजॉन्टल। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी HCS, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे हो, 1 से 2, 2 से 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, तो आपका S कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 से 2, 2 से 3 अगर आप जा रहे हैं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो R की जो 3 की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज R। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो, 1, 2, 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो S कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, लेकिन यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए R। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कार्बन नंबर 4 पे। अगेन स्टूडेंट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद देखो यहां कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, यहां पे भी कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, बट यहां पे इस कार्बन के ऊपर एक और पूरा मल्टीपल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन से रिलेटेड। तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी ऊपर, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी इसको एंड फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी इसको। अगेन स्टूडेंट आप देख सकते हैं फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है एंड 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अगेन दिस इज R कॉन्फ़िगरेशन, अगेन दिस इज R कॉन्फ़िगरेशन। तो डी राइबोज की अगर बात करें जो C3 एंड C4 होगा वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो R एंड R होगी। लास्ट क्लास में मैंने शायद इसका आंसर आपको B बताया था, तो प्लीज आप उसमें अपडेट कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा R एंड R, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन R एंड R होगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें करेक्शन की नीड थी, तो मैंने इसको करेक्ट करवा दिया, आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, इसमें भी करेक्शन की नीड है। यहां पे द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरल सेंटर ऑफ अ स्टार्टिंग कीटोन, ये भी दिसंबर 14 का ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या खास बात है। तो यहां पे आपसे पूछा गया था, देखिए यहां से नेमिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कोई इशू नहीं था, 3 में इशू है और इसको हम फेल्किन एंड मॉडल से डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जो मैंने अप्रोच बताई थी वो डिफरेंट थी, गलत थी वो, है ना। इसको आप फेल्किन एंड मॉडल से ही आंसर बताना होता है इसका। तो फर्स्ट प्रायोरिटी नो डाउट, देखिए ये कार्बन की लंबी चेन है, यहां पे जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी आपका डैश पे और 1, 2, 3 की डायरेक्शन जो है वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगी, सिक्स्थ की S होगी। तो सिक्स्थ की S यहां पे भी है और सिक्स्थ की S यहां पे भी है, लेकिन सिक्स्थ का इशू नहीं है, यहां पे सिक्स्थ का इशू नहीं है, इशू है इस थर्ड का। स्टूडेंट देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपको फेल्किन एंड मॉडल पढ़ाया जाता है, उसमें मैं आपको बात करूंगा कि क्या होगा। यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है और ये आपका मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है और ये वाला जो ग्रुप है, बल्कि देखो इसमें 3 चीजें हम बोलते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें 3 चीजें क्या बोली जाती है भाई, ये आपका C डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ पे अगर ये वाला लार्ज ग्रुप, इसको हम बोलते हैं लार्ज ग्रुप। ये क्या देखो, ये पूरा जो है एक क्या बन गया, लार्ज ग्रुप बन गया, इसको क्या बोलेंगे, लार्ज ग्रुप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बनेगा जो हाइड्रोजन है, दैट इज स्मॉल ग्रुप। इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, S, स्मॉल ग्रुप। और एक यहाँ पे आपको Me नजर आ रहा है, जिसको कि हम बेसिकली मीडियम या फिर मिड का बोल सकते हैं, इसको मॉडरेट साइज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 आपके पास यहाँ पे कंपाउंड होते हैं। अगर C डबल बॉन्ड O, अगर आपका C डबल बॉन्ड O एंड लार्ज ग्रुप सिन पोजीशन पे है, कैसे हैं, सिन है, एक दूसरे की तरफ सिन पोजीशन पे है, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये लार्ज ग्रुप और ये C डबल बॉन्ड दोनों ऊपर की तरफ है, इसको सिन बोलते हैं। अगर लार्ज ग्रुप इसके अपोजिट होता C डबल बॉन्ड O के, तो एंटी होता। अगर C डबल बॉन्ड O एंड लार्ज ग्रुप दोनों सिन है, तो जो मीडियम ग्रुप की, ये देखो जो आपका मीडियम ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, वही सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की होगी, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की होगी। यस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज फेल्किन एंड मॉडल। फेल्किन एंड मॉडल में आपको ये पढ़ाया जाता है, अगर C डबल बॉन्ड O एंड लार्ज ग्रुप सिन है, तो मीडियम ग्रुप की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वही इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है,
जो कि एक हाइड्राइड डोनर होता है। H नेगेटिव यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा है। अगर H यहाँ पे बिलो द प्लेन से अटैक किया है, इसका मतलब जो आपका मीडियम ग्रुप है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और इस H की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होगी। क्या होगी स्टूडेंट? सेम होगी। तो ये बात देखिएगा यहाँ पे, अगर आपने ऐसा किया है कि ये सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी तो पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है और आपका आंसर भी देखिएगा करेक्ट आंसर बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। ये आपका हाइड्रोजन, अब देखो ये अगर आपका बिलो द प्लेन है तो ये MEB आपका बिलो द प्लेन होगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है आप इसको यहां अबव द प्लेन दिखाएंगे। समझ में आई बात? इसको हम फेल्किन आहन मॉडल से बता सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी नो डाउट यहां पे जाएगी क्योंकि कार्बन के ऊपर OH, सेकंड प्रायोरिटी यहां पे, थर्ड प्रायोरिटी यहां पे, एंड फोर्थ प्रायोरिटी आपका यहां पे। तो 1 से 2, 2 से 3 आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर एस वेज पोजीशन पे नजर आ रही फोर्थ प्रायोरिटी और एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगी? ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना था दैट इज 3R। क्या होगा भाई आपका? 3R इज द करेक्ट आंसर। तो ये दो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट जो कि लास्ट वीडियो में गलत हो गए थे, इनको अभी मैंने करेक्ट कर दिया है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। तो आप एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा अपने लेक्चर्स के दौरान, ठीक है। अब हम चलते हैं जी हमारी लेक्चर सीरीज पे, जो कि एरोमेटिसिटी के प्रीवियस ईयर हमने पढ़ने थे। तो अब हम एरोमेटिसिटी के प्रीवियस ईयर पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिसंबर 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। बेस्ड ऑन हकल रूल द फ्लोइंग स्पीसीज, ये हकल रूल के हिसाब से बताइए कि ये स्पीसीज कैसा होगा एरोमेटिक। देखिए स्टूडेंट, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो इसका एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा एरोमेटिसिटी में। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है बट यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो इसका जो ये लोन पेयर है ये एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बोरोन के पास सिर्फ और सिर्फ वैकेंट p ऑर्बिटल होता है जो कि आपका कॉन्जुगेशन के कंप्लीशन में हेल्प करता है। तो इसके पास क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो देखिए कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो, उसके लिए क्या कंडीशंस रहती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये रहती है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर भी है, पूरे कंपाउंड में आपका कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है। एंड अकॉर्डिंग टू हकल रूल, अगर देखो अब इसमें दो बातें आती हैं, अगर आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए अकॉर्डिंग टू हकल, 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो, है ना, उसके बाद 12 हो, 4 की टेबल जो होती है, तो ऐसे कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं। अगर आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू हकल ऐसे कंपाउंड को काफी स्टेबल होते हैं और वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अगर यहाँ पे नॉन प्लेनरिटी आ जाए, एक भी कार्बन या एक से ज्यादा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आ जाए, नॉन प्लेनर आ जाए, तो ऐसे केस में वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। तो पूरा कंपाउंड साइक्लिक है, पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है। तो एक लोन पेयर ये हो गया जी, एक, उसके बाद 2, उसके बाद तीसरा डबल बॉन्ड 3, उसके बाद 4, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, 4 के बाद ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक जो डबल बॉन्ड होता है या लोन पेयर, उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी टोटल 6 पाई बॉन्ड या लोन पेयर है, तो यहाँ पे टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर यहाँ पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट, इसका मतलब 4 की टेबल ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्या होगा भाई आपका? ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और जो कि रूम टेम्परेचर पे काफी अनस्टेबल होते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये जून 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू हकल रूल बताइए m क्या होगा और बताइए n क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगेन वही केस। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ, तो इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा।
इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एक डबल बॉन्ड, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद इसके पास तो वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, ये तो सिर्फ कॉन्जुगेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। 4, उसके बाद एक हो गया 5, तो यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर है। 5 पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर का मतलब होता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और 10 पाई यानी कि ये आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये एरोमेटिक नेचर का होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका एरोमेटिक नेचर का होगा। तो ये कह रहा है एम एंटी एरोमेटिक होगा क्या, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। एम एंटी एरोमेटिक होगा क्या, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। एम और एन दोनों एरोमेटिक होंगे, एम इज एरोमेटिक, तो आंसर हमारा जो आएगा 2 और 3 में से आएगा। अब हम चलते हैं एन के ऊपर। स्टूडेंट देखिए, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, दूसरा डबल बॉन्ड ये हो गया, और तीसरा डबल बॉन्ड ये हो गया, 3 डबल बॉन्ड, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। इसकी नीड क्या है, इसकी नीड ये कि कॉन्जुगेशन को कंप्लीट करता है, पूरे कंपाउंड में प्लेनरिटी बनी रहती है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ही फॉलो कर रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ही फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब Nb आपका एरोमेटिक नेचर का होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को भी हटा दीजिए, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। M एंड N दोनों के दोनों आपका एरोमेटिक नेचर के होंगे, M एंड N दोनों के दोनों आपका एरोमेटिक नेचर के होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। और जून 2022 तो लगातार जो 3 पेपर हुए हैं, पिछले 3 पेपर, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एरोमेटिसिटी से रिलेटेड। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज एंड आर एरोमेटिक, इनमें से कौन कौन से स्पीसीज एरोमेटिक होंगे, तो वो आपको बताना है। सबसे पहले हम सी की बात कर लेते हैं कि सी एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, प्लेनरिटी है, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, 5 डबल बॉन्ड, 6 डबल बॉन्ड। अगर आपके पास 6 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन वाला फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, 4n पाई। तो अगर 4n पाई है, इसका मतलब ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसका मतलब ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो सी जो है आपका वो एंटी एरोमेटिक होगा। तो यहां पे लिख रखा जी इस ऑप्शन में सी, इसको आप तुरंत हटा सकते हैं कि ये तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सल्फर है, इसके पास लोन पेयर भी, और इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो 1 डबल बॉन्ड, उसके बाद दूसरा ये लोन पेयर 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, और उसके बाद ये 5। तो पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, तो बी आपका एरोमेटिक नेचर का होगा। तो इसलिए ओनली ए इज नॉट करेक्ट आंसर, ओनली ए इज नॉट करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है, क्या ओनली बी इज एरोमेटिक इन नेचर, तो इसको हम देखते हैं ध्यान से। अब देखिए भाई, यहां पे अगर आप ए कंपाउंड को देखते हैं, ए को, तो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट इसका जो लोन पेयर है ना, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यहाँ पे इसके ऊपर ऑलरेडी आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा, जब इसने अपना जो लोन पेयर वो किसी को डोनेट कर दिया होगा। तो यहाँ पे देखो, अब इसको आप ऐसे मान सकते हैं, अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगी। तो यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पे ये जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा और एक में हो सकता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, बट वो ये जो कॉन्जुगेशन है, इस कॉन्जुगेशन में ये वैकेंट पी ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, और इसी को देखते हुए इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काउंट नहीं करेंगे। देखो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास टोटल 5, तो उसमें से क्या किया भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, बच गए 3। 3 में से देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को डोनेट कर दिया है, तो इसके पास 2 रह गए, एक लोन पेयर। बट आपको पता है वो जो लोन पेयर रहा होगा वो पी ऑर्बिटल में रहा होगा, है ना, पी ऑर्बिटल में रहा होगा, ऐसा आप समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये कॉन्जुगेशन में कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर, तो ये भी आपका एरोमेटिक नेचर का होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 4, ए और बी ओनली, ये दोनों के दोनों एरोमेटिक नेचर के होंगे। ए भी एरोमेटिक नेचर का होगा और बी भी एरोमेटिक नेचर का होगा और सी आपका एंटी एरोमेटिक नेचर का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, वैसे इसको जीओसी में भी पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास जीओसी की होगी जिसमें हम एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेए वैल्यू, स्टूडेंट सबसे पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए, है ना। एंड जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा ही आपको क्या देखने को मिलेगा, उतनी कम पीकेए वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो भाई देखो, अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इस एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालिए। जैसे ही आपने निकाला होगा ए से, तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आपका ए का कॉन्जुगेट बेस बनेगा। दूसरी बात अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा बी वाला, और तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट देखो, अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये रहा और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ए एंटी एरोमेटिक होगा, हाईली अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ए वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहा और ये रहा, तो यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, यानी कि बी का जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेम यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर आप इसकी भी बात करेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो देखो बी का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो बी मोस्ट एसिडिक होगा, है ना। अगर ये आपका बी क्या होगा, आपका यहाँ पे बी क्या होगा आपका, इन तीनों में से मोस्ट एसिडिक। अगर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है तो यहाँ पे लीस्ट पीकेए वैल्यू आएगी। क्या आएगी, अगर ये सबसे ज्यादा एसिडिक है तो यहाँ पे लीस्ट पीकेए वैल्यू आएगी। तो बी की वैल्यू पीकेए लीस्ट होना दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर 2 में आपको नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही नजर आ रहा है जहां पे बी की वैल्यू लीस्ट होगी पीकेए की। क्यों, क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। इसके यहां से प्रोटॉन निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो एरोमेटिक नेचर का बनेगा, और ड्यू टू एरोमेटिसिटी इसकी ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये काफी ज्यादा स्टेबलाइज है। जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम पीकेए वैल्यू। तो सबसे कम पीकेए वैल्यू होगी बी की। ए और सी में से देखा जाए तो देखो सी में ज्यादा कॉन्जुगेशन है, ज्यादा 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ज्यादा कॉन्जुगेशन है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन है, इसको आप एरोमेटिसिटी से देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। Among the following the correct statement about pi molecular orbitals of benzene। तो अगर आप बेंजीन के पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो आपको वैसे बना के भी देख सकते हैं, और वैसे आपको यहाँ पे एक आपका मेथड पढ़ाया भी जाता है, फ्राउस्ट डायग्राम करके आपको पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपको यही चीजें बताई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका साई1 आ जाता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पे आपका जो आपको क्या देखने को मिलेंगे, डबली डीजर्नेट आपका क्या देखने को मिलेंगे, डबली डीजर्नेट आपका ये रहा, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट कहानी दिखा दूं इसकी, तो ये मैंने आपको जीओसी के लेक्चर में जो हमारा अपना कोर्स है, उस कोर्स में जो जीओसी के लेक्चर है उसमें मैंने आपको इसके बारे में काफी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो 1 मिनट का समय आप दीजिए ताकि मैं आपको वो चीजें पढ़ा सकूं, ठीक है। तो जीओसी 10, जीओसी नंबर 3 एंड यस जीओसी की लेक्चर नंबर 1 एरोमेटिसिटी का, ये लेक्चर नंबर 2 है, ये लेक्चर नंबर 1 है। स्टूडेंट आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, है ना। स्टूडेंट आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं फ्रोस्ट सर्कल रूल आपको पढ़ाया जाता है।
तो जैसे ये वाला कंपाउंड आप देख लीजिए यहाँ पे, तो एक ये नीचे हो गया BMO बोलते हैं, और दो ये आपका ऊपर हो गए ABMOs। इसी प्रकार है ना, तो यहाँ नीचे जो दिखाया जाता है BMOs दिखाए जाते हैं, फिर बीच में नॉन बॉन्डिंग वाले दिखाए जाते हैं, और सबसे ऊपर एंटी बॉन्डिंग वाला दिखाया जाता है। इसी प्रकार अगर आप बेंजीन का फ्रोस्ट सर्कल डायग्राम देखते हैं तो सबसे नीचे आएगा Psi1 BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद यहाँ नॉन बॉन्डिंग वाले होते नहीं है, Psi2 एंड Psi3 ये आपका BMOs ही होते हैं, बट इनकी एनर्जी आपका, ये आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद ये देखो दो ABMOs नजर आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसी को हम लूमो बोलते हैं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? क्योंकि ये लोएस्ट एनर्जी के अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ऊपर वाला भी आपका ABMOs होगा। तो इसी को देखते हुए ये क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था ओनली लोएस्ट एनर्जी लूमो, है ना, लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डबली डीजनरेट, ना ना ना, है ना, दोनों के दोनों डबली डीजनरेट थे अभी अभी जो मैंने आपको बताया, है ना। दिस इज Psi2, ये भी आपका Psi2 का होगा, एंड दिस इज Psi3, दिस इज Psi3, और दिस इज यहाँ पे आपका Psi4 रहा होगा। ये आपका BMOs रहा होगा, BMOs, ये भी BMOs टाइप के ही होते हैं, है ना। ये आपका ABMOs होंगे, ABMOs, ये भी आपका क्या होगा? ABMOs होगा। और दूसरी बात आप जो समझ सकते हैं कि दिस इज, आपको बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, तो 1 2 यहां भर दिए, 3 4 यहां भर दिए, 5 6 यहां भर दिए, तो दिस इज ऑल्सो डबली डीजनरेट, ये भी डबली डीजनरेट है और ये भी डबली डीजनरेट है। इसी को क्या बोला जाता है? आपका होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसी को क्या बोला जाता है? लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप यहां पे देखेंगे, क्या सिर्फ लूमो डबली डीजनरेट है? ओनली लूमो ना, लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डबली, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। तो देखो लोएस्ट एनर्जी का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कौन सा है? वो तो ये है, Psi1 है। क्या वो डबली डीजनरेट है? नहीं, वो तो सिंगल है, बस ओनली वन है ना, तो ये नहीं होगा। क्या लूमो डबली डीजनरेट होगा? क्या होमो डबली डीजनरेट होगा? तो क्या करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, बोथ होमो एंड लूमो। ये होमो भी आप देख सकते हैं डबली डीजनरेट है, क्योंकि यहाँ पे दो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? दो सेम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, बॉन्डिंग। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे? होमो भी एंड लूमो भी, दोनों के दोनों डबली डीजनरेट होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्पीसीज। एक ये वाला स्पीसीज, एक ये, तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। देखो स्टूडेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, इसका काम होता है पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन बनाए रखना, पूरे कंपाउंड में प्लेनरिटी बनाए रखना। तो ये पूरा कंपाउंड प्लेनर है, साइक्लिक है, पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका हकल रूल को फॉलो करेगा और एरोमेटिक नेचर का होगा। क्या होगा? एरोमेटिक नेचर का। तो फर्स्ट एरोमेटिक होगा, फर्स्ट एरोमेटिक होगा। ये कह रहा कि फर्स्ट नॉन एरोमेटिक होगा, हटा दीजिए। ये भी कह रहा कि फर्स्ट एरोमेटिक होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की, यहाँ पे 2, तो 1 डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, और इसका एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, इसका एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। तो कितने? 4 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, मतलब 3 डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये एंटी एरोमेटिक नेचर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक नेचर का। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट एरोमेटिक होगा। क्या दोनों के दोनों एरोमेटिक होंगे? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्या सेकंड वाला होमो एरोमेटिक होगा? ना ना, होमो एरोमेटिक की अलग कंडीशन होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि पहले वाला एरोमेटिक होगा और दूसरे वाला एंटी एरोमेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। दिसंबर 16 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये बढ़िया क्वेश्चन। आइए एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझते हैं। फ्यूचर में इनमें से कोई ना कोई आपका हो सकता है कि आपको बना के दे दिया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं यहां पे, मान लीजिए मैंने यहां पे ब्रेक किया, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब ये जो पोटासियम है, मेटल का काम क्या होता है?
पोटासियम क्या करता है, खुद के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो रेडिकल बना, फिर 2 पोटेशियम तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, फिर से यहां पे नेगेटिव चार्ज बना। अगर अब आप इसको देखते हैं, यानी कि जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई, देखिए ध्यान से, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। यहां पे नेगेटिव चार्ज आ ही गया था जब आपने इस बॉन्ड को यहां ब्रेक किया। उसके बाद यहां जो पॉजिटिव चार्ज आया, इस पोटासियम ने, 2 पोटासियम है तो 2 के पॉजिटिव और 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कटायन को मिलेंगे तो ये भी नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये भी नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं, जैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, कॉन्जुगेशन का काम कर रहे थे, बट यहां पे नेगेटिव है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 2, उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 6, उसके बाद 2 8 और 2 इसके, तो टोटल यहां पे आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। स्टूडेंट आप सभी को पता होगा, एनायन जो होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, अकॉर्डिंग टू हकल रूल, ये आपका एरोमेटिक नेचर का होगा, ये आपका एरोमेटिक नेचर का होगा। तो फर्स्ट का पी के साथ जो कॉलम बनेगा दैट इज करेक्ट, बिल्कुल सही करेक्शन आपका आएगा। तो ए का क्या आएगा, एरोमेटिक, ए का पी के साथ रिलेशन बढ़िया सेट बैठ रहा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 को देखिएगा। ऑप्शन नंबर 2, इस क्वेश्चन को काफी और एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, H2SO4। तो ये क्या होता है, बेसिकली H पॉजिटिव। अगर मान लो यहां से ये इसके ऊपर अटैक करे, मान लो आपने क्या किया स्टूडेंट, इसको, है ना, जो डबल बॉन्ड है ये अपनी इलेक्ट्रॉन, तो इसने मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया और इसको इससे इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डोनेट करी। इसके बाद जो आपको नजर आएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड ना, जिसका हम अलग ही नाम रखते हैं। इसको जैसे आपने देखा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पे पहले एक प्रोटॉन था और एक प्रोटॉन और अब आ चुका है और इसके पास यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। स्टूडेंट अगर आप देखेंगे, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। अब इसको ऐसे दिखाया नहीं जाता, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको कुछ ऐसे करके दिखाया जाता भाई। सॉरी, मैं आपको दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूं। इस कार्बन को थोड़ा सा ऐसे करके दिखाया जाता है, ठीक है। यहां आपका पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये वाला जो कार्बन है ना, ठीक है, ये प्लेनर है, लेकिन इसको उस प्लेनर जो डेंसिटी है उससे। अब देखो यहां पे है क्या, अगर हम सिर्फ इतने को देखें, सिर्फ इतने को देखें, तो यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। ये जो पूरा नीचे वाला सिस्टम है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक होना चाहिए, है ना। तो ऐसे केस में जहां पे सिर्फ बाकी पूरे कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है, बट सिर्फ एक कार्बन ऐसा है जो कि उस प्लेन में है ही नहीं, आउट ऑफ द प्लेन है, तो इसको हम नॉन एरोमेटिक तो नहीं बोलेंगे ऐसे केस को, इसको हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है इसके लिए, दैट इज होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर आप यहां पे देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 का रिलेशन बनेगा एस के साथ, ऑप्शन नंबर 2 का रिलेशन बनेगा किसके साथ, एस के साथ। ओके, बात समझ में आई। तो फर्स्ट वेरी इजी था ये। दिस इज, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 पे चलेंगे तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है ना। दिस इज रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को यहां ब्रेक करो और इस डबल बॉन्ड को यहां ब्रेक करो। जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो यहां पे आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड नजर आने वाला है ना, आपको कुछ इस टाइप का कंपाउंड नजर आने वाला है, जिसको कि हम 10 एनुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको 10 एनुलीन इसको बोला जाएगा। अगर आप यहां पे ध्यान से इसको देखते हैं तो एक डबल बॉन्ड, 1 मिनट रुकिएगा भाई, रुकिएगा, ये कोट तो नहीं बनेगा ना, COT कोट बनेगा भाई। क्या बनेगा, कोट। देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 8। तो ये बनेगा भाई आपका कोट, COT ना। TIFR में इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका कोट के ऊपर। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, क्या बोला जाता है इसे, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। एक डबल बॉन्ड आएगा 1 और 2 के बीच में,
तो मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो डबल बॉन्ड आएगा वो आएगा 3 और 4 के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड आएगा वो 5 और 6 के बीच में। उसके बाद जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड आएगा वो 7 और 8 के बीच में। स्टूडेंट आपको भले ही ये लग रहा होगा दिस, यहाँ पे तो 4 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 की टेबल आ रही है, ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट स्टूडेंट ये आपका नॉन एरोमेटिक होता है। रियलिटी में इसकी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। TIFR 2017 में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो देखो पहली बात ये है, इस कंपाउंड की रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में अगर आप करवाते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा कोट, जिसको बोला जाता है साइक्लोओक्टाटेट्राइन। और ये जो रियल में है ना, आपको हो सकता है कि ऐसा लगे दिस इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर क्योंकि यहाँ पे, बट रियल जो स्ट्रक्चर होती है कोट की वो कुछ ऐसी होती है। रियल जो स्ट्रक्चर होती है कोट की वो कुछ ऐसी होती है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है आपका? नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ये वाला जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा होगा भाई आपका? नॉन एरोमेटिक होगा। तो 3 का पेयर बनेगा आर के साथ, 3 का पेयर बनेगा आर के साथ, 3 का पेयर बनेगा आर के साथ। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे 2 पोटासियम और 1 डबल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को हटा के एनायन बना देंगे। तो अगर मैं यहीं पे बना दूं, हमने इस डबल बॉन्ड को क्या करना है बेसिकली, अभी मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं भाई, यहाँ पे अपना टाइम से वो हो जाएगा थोड़ा सा। इसी को मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे इसी पेज में कॉपी, यस, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को मैं हटा देता हूं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हटाया। जैसे वहां पे नहीं बनाया था दोनों जगह नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया और यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। ऐसे केस में सिर्फ पेरीफेरी पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको देखते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कितने कितने डबल बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मतलब यहाँ पे 16 पाई इलेक्ट्रॉन, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन ये आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एंटी एरोमेटिक। क्या होगा ये आपका? एंटी एरोमेटिक। तो फोर्थ का रिलेशन जाएगा, फोर्थ का रिलेशन जाएगा क्यू के साथ, फोर्थ का रिलेशन जाएगा आपका क्यू के साथ। तो यहां से अगर आप इस तरीके से इसको देखते हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, है ना, इस क्वेश्चन का भाई थोड़ा सा लैग कर रहा है ना, तो 1 मिनट रुकिएगा बस, थोड़ा सा ही एक बार मैनेज हो। तो फोर्थ का क्या आएगा? क्यू। तो अब देखो ऐसा किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो फर्स्ट का पी, फर्स्ट का पी बताया था ना, फर्स्ट वाला एरोमेटिक नेचर का होगा। तो भाई एक बार इसको मैं जूम आउट करता हूं ताकि अब हम अपने आंसर तक पहुंचे। तो फर्स्ट का पी, सेकंड का एस, सेकंड का एस, देखो सेकंड का एस सिर्फ एक ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही सेकंड का एस है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं एक बार वापस चलता हूं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पी का आपसे बोला था, देखो फर्स्ट का आपसे बोला था कि पी आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट का पी है, सेकंड का एस है, थर्ड का आर है, एंड फोर्थ का क्यू है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, आप सभी को समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिसंबर 14 का। इनमें से कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा? स्टूडेंट अगर मैं देखो यहां पे बात करता हूं, सिर्फ इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल यूज होता है बोरोन का, तो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन, प्लेनरिटी और 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक तो फर्स्ट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं, ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन भी, तो ये आपका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक। यहां पे भी देखो ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। ये वाला जो कंपाउंड है, अगर आप इस डबल बॉन्ड को यहां ब्रेक कर देते हैं तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। स्टूडेंट ये क्या होगा? आपका एरोमेटिक होगा। तो आपसे ये पूछा था कि इनमें से कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंटी एरोमेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी,
दिसंबर 13 का, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड विच हैज लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, इनमें से कौन सा सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन में लोएस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लोएस्ट एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। स्टूडेंट देखो, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां ब्रेक कर देता हूं मान लो, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से दिस इज लाइक दैट ट्रोपिलियम आयन, 1 2 3, 1 2 3 मतलब 3 डबल बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो सिस्टम है वो एरोमेटिक बन गया, और ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पे दो दो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, यह नॉन एरोमेटिक बन गया। तो जैसे ही आप इस डबल बॉन्ड को आपने ब्रेक किया तो यहाँ पे आपका क्या आया, एक सिस्टम एरोमेटिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक। इस सिस्टम को अगर आप एक जगह ब्रेक करते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका एरोमेटिक सिस्टम बना, सॉरी ये आपका क्या बनेगा, ये आपका एरोमेटिक सिस्टम बनेगा, और ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां ब्रेक करता हूं, यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा। यहां पॉजिटिव चार्ज बनने का मतलब होता है एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहां नेगेटिव चार्ज होने का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें लाइक दैट ट्रोपिलियम दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, है ना। तो यहाँ पे दोनों सिस्टम एरोमेटिक बन रहे हैं। इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें एक एरोमेटिक बन जाएगा और दूसरा एंटी एरोमेटिक बनेगा। स्टूडेंट आपसे पूछा लोएस्ट एनर्जी बैरियर, है ना, लोएस्ट एनर्जी बैरियर कहां पे आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड का करेक्टर आना बड़ा इजी है ना, और सिंगल बॉन्ड का करेक्टर आएगा, इजीली रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा, है ना। इसको रोटेट करके हम इसको सिस से ट्रांस में बना सकते हैं। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में सबसे आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, दोनों सिस्टम एरोमेटिक बन रहे हैं, स्टेबल सिस्टम बन रहे हैं, इसलिए ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन पॉसिबल होगा। और अगर सबसे इजीली ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जा रहा है, तो हमें सबसे लोएस्ट एनर्जी का जो बैरियर है उसी को क्रॉस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके पीछे जो रीजन है ना, और कहीं पे दोनों जगह एरोमेटिक सिस्टम नहीं बन रहे, सिर्फ सी में दोनों जगह एरोमेटिक सिस्टम बन रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अगेन स्टूडेंट वही कंसेप्ट यूज करना है। इस बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करेंगे, इस डबल बॉन्ड को यहां, तो यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा। यहां नेगेटिव बनने से ये एरोमेटिक बन जाएगा, बट ये आपका एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो आप सभी को पता है कि हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ दिखाते हैं। तो यहां ये वाली जो एरो है दैट इज नॉट वेरी गुड, है ना, ये ज्यादा सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई ये वाला सिस्टम ठीक है, एंटी एरोमेटिक बनेगा, बट दिस इज नॉट, है ना, ये कोई ज्यादा स्टेबल नहीं है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज नॉट वेरी मच स्टेबल, इसको हटाइए। इस बॉन्ड को जैसे आप यहां ब्रेक करेंगे, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये सिस्टम भी एरोमेटिक बन गया, ये सिस्टम भी एरोमेटिक बन गया। इसका मतलब यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डोनेशन है वो पॉसिबल होगी। क्यों? क्योंकि ये भी काफी ज्यादा स्टेबलाइज है पॉजिटिव चार्ज के साथ, और ये नेगेटिव चार्ज के साथ काफी स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट मोमेंट देखने को मिलेगी, बी आएगा। इस बॉन्ड को अगर आप यहां ब्रेक करते हैं तो यहां पॉजिटिव चार्ज आता है, यहां नेगेटिव चार्ज आता है, यहां पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये सिस्टम एरोमेटिक बनेगा, और यहां नेगेटिव चार्ज आने का मतलब ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक बनेगा। तो दोनों के दोनों एरोमेटिक नहीं बन रहे हैं। इस बॉन्ड को भी अगर आप यहां ब्रेक करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, बट यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे देखो सबसे इसके पीछे जो रीजन है दैट इज एरोमेटिसिटी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मैंने आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइम पे भी पढ़ाया था, 18 एनुलीन। 18 एनुलीन क्या होता है भाई? देखो सबसे पहले अगर कहीं पे लिखा हो 4 एनुलीन, उसका मतलब क्या होता है? 4 एनुलीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है C4H4। क्या होता है? C4H4। और ये कैसा दिखता है? C4H4 ऐसा दिखता है भाई। ये दो डबल बॉन्ड हो गए, दिस इज C4H4। अगर कहीं पे लिखा हो 6 एनुलीन, तो अगर आपसे पूछा जाए 4 एनुलिन किस टाइप के नेचर का है, तो हम कहेंगे दिस इज एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे बोला जाए 6 एनुलिन, 6
एनुलिन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया C6H6, दिस इज बेंजीन। और आप सभी को पता होगा बेंजीन तो एरोमेटिक नेचर का होता है। अगर आपको बोला जाए 8 एनुलिन जो कि कोट होता है साइक्लोओक्टाटेट्राइन, COT कोट, और ये अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि ये नॉन एरोमेटिक नेचर का होता है नॉन प्लेनरिटी की वजह से। अगर आपसे बोला जाए 10 एनुलिन, याद रखिएगा ये अभी आएगा भाई 10 एनुलिन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 10 एनुलिन की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, क्योंकि जस्ट अभी आना है अपने पास इसलिए मैं बना के दिखा देता हूं, है ना। दिस इज 10 एनुलिन, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, 5 डबल बॉन्ड। स्टूडेंट यहां देखिएगा, इसके पास ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्रोटॉन होता है। इनकी आपस में रिपल्सन की वजह से ये कंपाउंड भी आपका नॉन प्लेनर होता है, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये भी आपका नॉन एरोमेटिक होता है। 10 एनुलिन इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक नेचर का नहीं होता है। तो यहां पे मैं Na लिख रहा हूं, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक। नॉट एरोमेटिक इज डिफरेंट थिंग, नॉन एरोमेटिक इज डिफरेंट थिंग। उसी तरीके से अगर आप देखते हैं 18 एनुलिन्स, देखो अगर 4 एनुलिन्स है तो 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अगर 6 एनुलिन है तो कितने, 3 डबल बॉन्ड आते हैं। अगर 8 एनुलिन है तो 4 डबल बॉन्ड आते हैं। अगर 10 एनुलिन है तो 5 डबल बॉन्ड आते हैं। 12 वाले में 6, 14 वाले में 7, 16 वाले में 8 और 19 वाले में 9। कितने, तो यहां पे 9 डबल बॉन्ड होंगे, 9 डबल बॉन्ड होंगे। अगर 9 डबल बॉन्ड है इसका मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन, और 18 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 4n+2 पाई को फॉलो करेगा। किसको, 4n+2 पाई, यानी कि ए एरोमेटिक नेचर का होगा। तो यहां पे बोल रहा है ए, ये रहा ए, इसको हटा दो, यहां ए नहीं है, ये रहा ए, तो ए एरोमेटिक नेचर का होगा, ये बात पक्का हो गई। अगर आप 18 एनुलिन्स को बनाना चाहते हैं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा भाई, देखो 1 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5। भाई थोड़ा सा ये बना के देखना पड़ेगा, काफी ना लार्ज सी स्ट्रक्चर आएगी। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। भाई थोड़ा सा बना के देखना पड़ेगा आपको, बन जाएगी स्ट्रक्चर इसकी। लेकिन ये बात समझ लो, यहां से आइडिया लगा लो आप, पेरीफेरी वाले देखने पड़ेंगे, 18 के 18 इलेक्ट्रॉन पेरीफेरी पे होंगे, और ये आप कह रहा। अब ये देखो ये पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर भी मैं बता देता हूं, क्या इनर प्रोटॉन जो होंगे यहाँ पे, इनर प्रोटॉन्स वो इसके ऊपर रेजोनेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको स्टूडेंट पढ़ाया जाता है एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो ये जो है ना 6 के 6 प्रोटॉन होते हैं बीच वाले, वो आपका आते हैं किसमें, सिल्डेड रीजन में। और सिल्डेड रीजन में जो प्रोटॉन्स आते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू काफी कम होती है। क्या होती है, काफी कम होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था ना, दैट इज ए एंड सी। एरोमेटिक ये आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगा, वहां पे भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अभी अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया है, आपसे पूछा है इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। स्टूडेंट अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, यहां पे प्रोटॉन है और यहां पे प्रोटॉन है। दिस इज 10 एनुलिन्स, इनकी रिपल्सन की वजह से ये नॉन प्लेनर होता है, नॉन एरोमेटिक नेचर का होता है। तो आपसे पूछा एरोमेटिक, तो फर्स्ट तो आपका नॉन एरोमेटिक हो गया, फर्स्ट तो आपका नॉन एरोमेटिक हो गया, मतलब फर्स्ट तो नहीं आएगा। और फर्स्ट नहीं आने वाला, यहां पे भी फर्स्ट, यहां पे भी फर्स्ट, यहां पे भी फर्स्ट, इसका मतलब इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो और इसको भी हटा दो। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा, बी और सी। देखो अगर आप इन दोनों कार्बन को किसी भी हेटेरो एटम से जोड़ देते हैं, या किसी CH2 से भी जोड़ दो, सिर्फ CH2 से, अगर आपने यहां पे कुछ ऐसे एक CH2 भी लगाया होता तो इससे क्या हो जाता, आपका ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अगर मान लो आपने यहाँ पे एक ये भी लगाया है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये रहा, तो दिस इज एरोमेटिक। ये क्या होगा अब, एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोटॉन नहीं है रिपल्सन वाले। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन लगाया, इसका लोन पेयर तो नहीं होगा पार्टिसिपेट में, नीचे के नीचे कॉन्जुगेशन चलेगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, ये एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा। और सी भी आपका एरोमेटिक होगा,
1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड का मतलब होता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल को फॉलो करेंगे, इसलिए बी एंड सी ओनली। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द फ्लोइंग कार्बोकेटाइन कौन क्या होगा? दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला तो एरोमेटिक होता है, ठीक है जी। दिस इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एंटी एरोमेटिक होता है। दिस इज ए कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, और बाकी में कॉन्जुगेशन। दिस इज होमो एरोमेटिक। तो फर्स्ट होमो होगा, सेकंड एंटी एरोमेटिक होगा, और थर्ड आपका एरोमेटिक होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा जी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 28 था, जिसमें हमने एरोमेटिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और भाई अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेट की दिसंबर 2024 के लिए, गेट 2025 के लिए, तो कोर्स ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को भाई लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे कमेंट आप किया करो। और किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो भी मुझे बताया करें, उससे भी नेक्स्ट क्लास में उसको आपका क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, दोबारा से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जीओसी के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।